हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आई होप कि आप बहुत प्रसन्न होंगे। और जिन लोगों का एग्जाम अब तक हो चुका है, आशा करते हैं कि आपका एग्जाम सर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि सीयूटी 2026 का एग्जाम 11 मई से ही शुरू हो चुका है और ये 21 मई तक चलेगा। तो आप में से कई सारे बच्चों के एग्जामिनेशन अभी आने वाले दिनों में होंगे। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे जिनका एग्जाम अभी आने वाले दिनों में है कि भाई अपने ऊपर भरोसा रखो, आपने बहुत मेहनत किया है और पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। स्पेशली हम बात करें अगर लैंग्वेज की, अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो भाई बहुत इजी आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कई बच्चे बता रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया पेपर है। तो पेपर अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो पेपर अच्छा जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एनालिसिस अगर आपको देखना है कि नहीं कैसा पेपर आ रहा है अलग अलग सब्जेक्ट का, आप वो इसी चैनल पे देख सकते हो। साक्षी में हमने उस पर वीडियो बना दिया है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा कि आगे कैसा पेपर आ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है उन्होंने एक सवाल बार बार पूछा है कि सर एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी इस बार, क्योंकि 25 का प्रोसेस रहा है तो क्या उसमें कुछ बदलाव होगा। 25 में भी जैसा प्रोसेस रहा था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे जो है लगभग 1 लाख व्यूज है। बहुत अच्छे से उसमें हमने सारी चीजें क्लियर करके पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था, शायद इसलिए थोड़े ज्यादा व्यूज हैं उस पर। तो आज हम जो है वो वीडियो हमने पिछले साल 16 मई को बनाया था और इस साल में 18 मई को, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 18 मई है और 18 मई को एक साल बाद लगभग कुछ चेंजेस भी है, वो भी सब हम बात करेंगे। तो एग्जाम से लेकर के अभी आपका एग्जाम चल रहा है, एडमिशन तक, मतलब आप अपने टारगेट यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचोगे, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा बीच में, वो सारी चीजें बताएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्लास 12th का बच्चा है, ठीक है, अभी क्लास 12th पास किया है, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, मतलब सीयूटी की तैयारी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा सा जटिल हो सकता है एक क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। हालांकि आजकल तो ऑनलाइन जमाना आ गया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट पहले अगर ऐसा पहले होता, मतलब मेरे जमाने में, तो हो सकता है मुझे बहुत टफ लगता ये सारा प्रोसेस। तो वही प्रोसेस को आसान तरीके से सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अभी बता रहे हैं, आगे भी जितने अपडेट्स होंगे वो सब आपको मिलेंगे। अभी मैं थोड़ा बिजी था क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बता दूं। तो यहाँ पर देखो अब लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे एग्जामिनेशन चल रहा है, सीयूटी का एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है। अब ये एग्जाम जब हो जाएगा, उसके एग्जाम जैसे आपका 31 मई को, 31 मई को आपका एग्जामिनेशन समाप्त होगा, उसके कुछ दिनों बाद, ठीक है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई 20 दिनों बाद कि 15 दिनों बाद कि 30 दिनों बाद कि 10 दिनों बाद, क्योंकि एनटीए आजकल देखो बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप का हो चुकी है, ठीक है। आपने सुना होगा अभी जो है नीट के पेपर का लीक का मामला, ठीक, बहुत अनप्रेडिक्टेबल कि भाई पेपर लीक हो जा रहा है और एनटीए ने खुद माना है कि भाई हाँ हुआ है, कुछ तो हुआ है, और नया डेट भी आ चुका है। तो ये डेट को लेकर के भी ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, पेपर भी लीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखें कि ये अब 10 दिनों बाद आएगा कि 20 दिनों बाद है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन लगभग 15 से 20 दिनों के आसपास का गैप रहता है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंसर की, और इस आंसर की को हम कहते हैं प्रोविजनल आंसर की। क्या कहते हैं, प्रोविजनल आंसर की, मतलब ये फाइनल नहीं है। तो ये प्रोविजनल आंसर की आएगा और इसमें आपको एक मिलेगा रिस्पॉन्स शीट। क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स शीट, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी मोड में हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, तो यहां पर रिस्पॉन्स शीट आपको मिलेगा जब आंसर किया आएगा। तो इसी रिस्पॉन्स शीट में आपको दिखेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन टिक किया था और उसका कौन सा सही आंसर है। एनटीए बताएगी कौन सा सही आंसर है और आपने क्या टिक किया था, आपको रिस्पॉन्स पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो दोनों मैच करोगे, मैच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर यहाँ पर लगता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन है, मुझे डेफिनेटली पता है कि इसका आंसर ए ना हो करके, मान लो एनटीए ने आंसर ए दिया है, आपको पता है कि नहीं सर मैंने बुक में पढ़ा है और ये एनसीईआरटी के साथ या फिर कोई स्टैंडर्ड कोर्स है जहां से आपको लगता है कि सर इसका आंसर तो डी होना है, आप क्या करते हो, 3 दिन आपको यहाँ पर समय दिया जाता है, आप उन 3 दिनों में क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो उसी पोर्टल पे। जब आप लॉगिन करते हो, जहाँ से आप ये रिस्पॉन्स शीट चेक करोगे एनटीए की वेबसाइट से, वहां से सब आप लॉगिन करके तो वहीं से आपको ये चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। 3 दिनों का समय मिलता है और पर क्वेश्चन आपको जनरली 200 रुपए यहाँ पर मिलता है। अब इस बार 200 ही रहेगा कि बढ़ा देंगे देखते हैं, बट 200 रुपए यहाँ पे लगता है। तो पर क्वेश्चन के लिए 200 आपको देना होगा, उसको चैलेंज कर सकते हो और विद आपको प्रूफ देना होगा कि भाई यहाँ पर ये देखिए हम जो आप क्लेम कर रहे हैं वो चीज सही कह रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। जब वो चेंज होगा, अगर मान लो आपने सही सोर्स दिया है तो वो डी इसका आंसर मान लिया जाएगा और
एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिनके फिर गलत होंगे, तो पहले जिन्होंने ए दिया होगा उनका गलत हो जाएगा तो उनके कटेंगे भी, ठीक है। तो ये सब होता है। तो अब यहाँ पर आंसर किया, पे आपने चैलेंज कर दिया। उसके बाद एक फिर से आएगा फाइनल आंसर की, ठीक है, क्योंकि अब ये फाइनल नहीं था तो फाइनल आंसर किया जाएगा। अब फाइनल आंसर किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फाइनल आंसर की भी आप चेक कर सकते हो वैसे चाहो तो, बट वही 1-2 नंबर 4 नंबर का अलग फर्क होगा, कुछ होगा। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं या फिर जो भी होता है तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं आपके मार्क्स। मान लो आप ओरिजिनल से मिलाते हो तो मान लो आपके यहाँ पर 400 नंबर आते हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा बढ़ भी जाए, 404 हो जाए। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा कोई क्लेम करता है तो उसके नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं, 2-4 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आंसर किया है, ठीक है। तो ये प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, दोनों हमने बता दिया। आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, अपने जो मार्कशीट कह सकते हो एक तरह से, तो वहां पर वो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप अपने पास रख लोगे। अब एनटीए का काम यहीं तक था, ठीक है, क्योंकि यहीं तक था सफर अपना, इसका सफर यहीं तक था, क्योंकि ये टेस्टिंग एजेंसी है, इसने अपना एग्जाम कंडक्ट करवा दिया और आपको रिजल्ट, ठीक, अपना स्कोर कार्ड आ गया कि आपके इस वाले टेस्ट पेपर में इतने नंबर आए, इस वाले में इतने आए, इसमें इतने आए, सब कुछ आपको पता चलता, ठीक। तो यहाँ तक एनटीए का काम खत्म हुआ। अब दूसरा काम जो कि ज्यादा जटिल है वो यहाँ से शुरू होता है, ये रजिस्ट्रेशन वाले। कैसे ये रिजल्ट आएगा, जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे सब अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करते। ऐसा नहीं है मेरी बात, यूनिवर्सिटी पहले ओपन नहीं कर सकती है, रिजल्ट से पहले भी कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर सकती है। जैसे कि डीयू लगभग हमेशा हर बार कर देती है कि भाई रिजल्ट आपका आया है, मान लो 15 जून को आपका रिजल्ट आया, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, मान लो 15 जून, मान लो यहाँ पर 21 जून मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा गैप देते हैं, तो 21 जून को आपको मान लो यहाँ पर आ जाता है रिजल्ट। तो डीयू कई बार क्या करती है कि 21 जून से पहले भी आपका यहाँ पर पोर्टल वो चालू कर सकते हैं, पोर्टल खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो रिजल्ट आने के बाद ही अपना पोर्टल शुरू करते हैं। अब डीयू इसलिए करवाती है क्योंकि 3 स्टेप में आपका काउंसलिंग करवाती है, 3 स्टेप में। पहले में वो कहेंगे कि बार रजिस्ट्रेशन कर लो, थोड़ा बहुत कर लो। दूसरा स्टेप में वो भरवाते हैं डॉक्यूमेंट, स्टेप में वो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पर आप अपना प्रेफरेंस भरो, ठीक है। तो वो चीज हो जाता है 3 स्टेप में होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो पहला स्टेप पहले करवा लेते हैं, मतलब जो पहला स्टेप होता है वो रिजल्ट से पहले ही करवा लेते हैं, तो वो पहले करवा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बस उसके लिए क्या करना है, आपको अपडेटेड रहना, इस चैनल से जुड़े रहना। अब अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रेशन पे, बता दो तो ये थोड़ा ज्यादा जटिल होता है। तो जो होता है ना उसी चीज को आप मतलब समझ लो, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सब सेम ही समझो, ठीक है। रजिस्टर आप करवाओगे, जैसे क्या होता है कि जैसे रिजल्ट आ गया तो मान लो कि डीयू ने अपना पोर्टल ओपन किया, उसका नाम है CSAS पोर्टल। बीएचयू ने अपना पोर्टल ओपन किया जिसका नाम है, ठीक है, ये CAP करके इनका पोर्टल होता है, ठीक है, CAP BHU इनके पोर्टल का नाम है। वैसे एयू के पोर्टल का नाम जेएनयू का भी अपना पोर्टल है, और कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका समर्थ अब ये कब कौन से डेट पे ओपन होगा वो तो आपको भाई अपडेटेड रहोगे तभी आपको पता चल पाएगा। नहीं कि हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा भी हो जो आपको मिस हो जाए, भाई आप मतलब कनेक्टेड ही नहीं हो किसी चैनल से। तो यहाँ पर इस चैनल पे आपको सब कुछ बताया जाएगा कि डीयू का जब ओपन होगा बता देंगे, बीएचयू का ओपन होगा बता देंगे, एयू का, जेएनयू का, जब जो भी ओपन होगा सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और फिर क्या होता है कि वहां पे आपको जब आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो पूरी प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या लगेगा, कैसे भरना है, वो पूरी प्रक्रिया भी वो भी थोड़ा जटिल होता है। तो वो चीज भी लाइव हम भर करके यहाँ पर बताते हैं इसी चैनल पे, तो वो भी आप कनेक्टेड रहना, ठीक है। तो अब ये पोर्टल दिखता कैसा है वो मैं बता दे रहा हूँ कि भाई जब ये रिजल्ट के बाद ओपन होगा तो किस तरीके से कहाँ से दिखेगा, थोड़ा ये देख लो, थोड़ा आइडिया रहे। तो यहाँ पे जब आओगे तो ये देखो, जैसे तो ये बीएचयू का हमने दिखाया। अब बीएचयू का जो पोर्टल है ना वो इस वाले वेबसाइट पे ओपन होता है, लेकिन जब मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है, मे भी कुछ चल रहा होगा काम इस पे, क्योंकि 2026 के लिए जल्दी ओपन होगा, तो अभी इसमें हो नहीं रहा है। बट जैसे डीयू का देखोगे तो डीयू का कहाँ पे है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, ये है डीयू। अब यहाँ पे क्या है, रजिस्टर पीजी CSAS लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी पीजी का CSAS पोर्टल पीजी जो होता है उनके लिए ओपन किया,
तो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे खुल करके आएगा, एक और ऐसा ऐसा घूमता हुआ दिखेगा आपको, वहां पर CSS पोर्टल यूजी के लिए रहेगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं पीजी का अगर ओपन करूँ तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बस एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ, अच्छा ये PDF ओपन हो जाएगा इसमें, यहाँ पे देखते हैं, ये क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे एक नया वेबसाइट खुल गया, देखो। तो ये पीजी के लिए है, ये CUT पीजी के लिए, इसमें सारा चीज यहाँ पे बताया जाएगा, क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सब इसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अप्लाई फॉर एडमिशन करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो ये पीजी के लिए है, सेम लगभग प्रोसेस रहेगा यूजी के लिए, लेकिन यूजी का अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि अभी टाइम है उसमें, एग्जामिनेशन ही नहीं हुए हैं। हो सकता है कि एग्जामिनेशन से पहले भी, मतलब रिजल्ट आने से पहले भी हो जाए, लेकिन अभी तो एग्जाम ही नहीं खत्म हुआ, तो अभी कहां से ओपन हो जाएगा। तो जब ओपन होगा बताएंगे। जैसे ये देखो BHU का था, ठीक है, BHU का अभी ओपन नहीं हो रहा है। अब ये देखो समर्थ पोर्टल है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटीज का अपना स्पेसिफिक पोर्टल होता है, जैसे BHU का है, AU का है, DU का है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई सारे यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन पोर्टल है जिसका नाम होता है समर्थ पोर्टल, ठीक है। समर्थ पोर्टल, अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग समर्थ पोर्टल है, जैसे कि ये हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है तो इनका समर्थ पोर्टल अलग है। वैसे ही देखोगे आगे एक और हमने ओपन कर रखा है, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का होगा, हरियाणा का ये तो ओपन किया था भाई, हाँ देखो हरियाणा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, तो ये है एक यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इनका देखो स्टूडेंट समर्थ पोर्टल, तो ये भी समर्थ पोर्टल ही है, जैसे यहाँ पे लिखा है gurugram.samarth.edu, तो ये भी समर्थ पोर्टल है। ऐसे करके देखोगे कोई भी ओपन करना है आपको, समर्थ डॉट आगे जैसे कुछ और यूनिवर्सिटी लिख दो, ठीक है, मान लो CUSB लिख दो, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो उसका ओपन हो जाएगा। तो लगभग सबका यही होता है कॉमन, बट अलग अलग होता है, थोड़ा यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। तो ये पता चल गया आपको कि भाई एक पोर्टल होता है, इसे ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो इसके लिए आपको थोड़ा देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि पैसा तो हर जगह चाहिए भाई, ठीक है। फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक पैसा का ही तो खेल है, मतलब पैसा का ही नहीं है बस, लेकिन पैसा तो है, हर जगह इन्वॉल्व है पैसा, तो पैसा तो चाहिए। तो यहाँ पे इनको भी पैसा चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो लगभग 500-600 जितना भी लगेगा, तो वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कुछ पैसे यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। अब जितने इंस्टीट्यूट के लिए आप करवाओगे उतनी बार आपको पैसा देना होगा। जैसे DU में करवाओगे तो DU के लिए अलग पैसा, BHU के लिए अलग पैसा, AU के लिए अलग, JNU के लिए, तो जितनी जगह करवाओगे तो उतनी जगह। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसा का खेल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको 10 जगह करवाना है तो भाई 10 बच्चे पे 5,000 आपके गए, तो इतने पैसे लग जाते हैं भाई। तो यहाँ पर ये काउंसलिंग, तो काउंसलिंग में क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, उसमें आपका नाम, ठीक है, अपना पर्सनल डिटेल्स आप भरोगे, अपना एजुकेशनल डिटेल भरोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट भरोगे, सिग्नेचर मुझे फोटो सब वो सब मांगे जाएंगे, TC CC तमाम पता नहीं फलाना डिप्लोमा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और मेनली जो होता है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो इस पर तो अलग से वीडियो हम बना देंगे, आपको क्या क्या चाहिए वो जब पोर्टल ओपन होगा तब बता देंगे, अभी उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि भाई बहुत सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी, वो सब यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये आपने काउंसलिंग करवा लिया, ठीक है, कुछ पैसे आपको लगे, सारा आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया। यहाँ पर एक और चीज आती है कि आपको ना प्रेफरेंस भी भरना पड़ता है। प्रेफरेंस का मतलब अभी बस इतना जान लो कि प्रेफरेंस मतलब आपको अपने कोर्स का प्रेफरेंस देना है। जैसे बात करें BHU की, यहाँ पर BA के लिए एडमिशन आपको लेना है, तो क्या होगा कि अब देखो कई सारे लोकेशंस है, यानी कि जैसे मेन कैंपस है, MMB है, ठीक है, BCW है, BKM है, तमाम कॉलेजेस है, मतलब लोकेशंस इसको कहा जाता है, मतलब BHU की भाषा में कहोगे तो ये इसका लोकेशन है, मतलब FMC है, MMB है, BKM है, BCW, ये सब इसका लोकेशन है। तो अलग अलग लोकेशन पे आप BA कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा कि आपको प्रेफरेंस देना होगा कि भाई आप FMC को ऊपर रखना चाहते हो कि आप MMB को ऊपर रखना चाहते हो, उस हिसाब से। अब ये बहुत डिटेल में नहीं जाने, बस ये है कि थोड़ा प्रेफरेंस होता है, मतलब आपको जो ज्यादा पसंद है उसको आप ऊपर रखोगे, जो कम पसंद है उसको नीचे रखोगे। साथ ही साथ आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, तो कॉलेज का भी दोगे, मतलब लोकेशन का भी प्रेफरेंस दोगे और कोर्स का भी दोगे। तो कोर्स में जैसे आपको BA में मान लो कि भाई कौन सा ज्यादा पसंद है, आपको अगर BA इन ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी वाला ऊपर भरोगे, फिर उसके नीचे मान लो हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री वाला नीचे, उसके नीचे भरोगे। तो ऐसे आप अपना प्रेफरेंस देते हो। वैसे ही DU में भी होता है, क्योंकि DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उसका भी प्रेफरेंस आपको भरना होता है। आपको SRC ऊपर भरना चाहते हो तो SRCC ऊपर भरो, मिरांडा हाउस ऊपर भरना चाहते हो, जो भरना है वो भर सकते हो। तो प्रेफरेंस आपको भरना होता है, ये काउंसलिंग के दौरान ही होता है। मेनली जो DU में देखोगे थर्ड स्टेप जो होता है, तीसरा जो स्टेप होता है वो यही प्रेफरेंस का ही होता है। तो अब ये आपने अगर करना है डिटेल में थोड़ा बता देते हैं, बट अभी और भी इसमें चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी जो कॉमन चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, आपने ये सब करवा लिया, पैसा पे कर दिया, काउंसलिंग हो गया, आपने प्रेफरेंस भर दिया, तो ये आपका काम यहाँ पे डन हो गया। और यही काम थोड़ा आपको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वो सब आपको थोड़ा जटिल हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इतना आपने कर दिया तो आपकी ओर से काम लगभग थोड़ा सा कम हो जाता है काम, ठीक है। फिर आप क्या आगे आप ज्यादा आपको नहीं करना है, यहाँ तक आपका कंप्लीट लगभग बहुत सारा, मतलब 80% काम आपका हो जाता है। इसके बाद कट ऑफ लिस्ट, क्योंकि ये कट ऑफ होगा वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जारी करेगी। तो यहाँ पर आपने 3 के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो ऐसा थोड़ी आप ही करवा रहे हो भाई, ऐसे और भी तो
50,000 स्टूडेंट है भाई, और भी तो स्टूडेंट सब वो करवा रहे हैं। तो एक ही कोर्स में मान लो बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, जितने भी आ गए 20,000 30,000 सबने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो अब इनको तो कट ऑफ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास ऐसे नहीं है 40,000 की भाई स्टूडेंट को एडमिशन दे दे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये बनाएंगे कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट मतलब क्या भाई, सबसे जिसके नंबर होंगे, मान लो 500 में से 401 नंबर हाईएस्ट है, तो उसको नंबर 1 पे रख दिया, ऐसे करके यहाँ पर एक पहला कट ऑफ, पहला कट ऑफ मतलब 401 जो हाईएस्ट था, और यहाँ से घटा करके मान लो 300 तो 380 से लेकर के 401 नंबर जिनके हैं उनका पहले कट ऑफ एडमिशन मान लो होगा। तो क्या करना होगा आपको भाई, तो एक तो ये लिस्ट जारी कर देंगे अपने वेबसाइट पे, अभी वेबसाइट अभी दिखाया अगला पोर्टल, तो वहां पे लिस्ट आ जाती है, मतलब पीडीएफ आ जाता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि भाई इस कोर्स का कट ऑफ कितना गया है, और अगर आपके नंबर उसके आसपास आ रहे थे तो आप तुरंत जाओगे यहाँ पर, मतलब फिर से इनका पोर्टल ओपन करोगे और उस पोर्टल में जाओगे, अगर आपके नंबर इसके बीच में आ रहे थे, इनके नंबर मतलब रिजल्ट तो आपके पास स्कोर कार्ड है ही, तो अगर इसके बीच में है तो आप तुरंत यहाँ जाओगे और देखोगे कि आपको सीट अलॉट हो चुका होगा, क्योंकि आप जैसे ही कट ऑफ में आ जाओगे तो तुरंत वहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके पोर्टल पे, लॉगिन करके यहाँ पर कट ऑफ मतलब अपना सीट अलॉटमेंट लिख सकते हो कि भाई आपका जो भी है इस कोर्स में इतने नंबर आपके आए हैं और आपको सीट अलॉट कर दिया गया है। तो सीट जैसे ही अलॉट होगा तो इसके एक यहाँ पर आइकन बना आएगा ई पेमेंट, मतलब सॉरी एक्सेप्ट आप रिजेक्ट भी कर सकते हो को, बट यहाँ पर एक्सेप्ट यहाँ पर करना है, आपने एक्सेप्ट करना ही नहीं होता शायद, पहली बार जब अलॉटमेंट होगा तो वहां पर रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं होता है, दूसरी बार जब मान लो कि सेकंड राउंड में होता है तो शायद वहां पे कुछ होता है ऐसा, अभी के लिए भी मान लो कि सीट तो एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। अलॉटमेंट करने के बाद यहाँ पर सीट एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एडमिशन का फीस दे दो, एडमिशन का फीस दे दो, यहाँ पर जैसे ही एक्सेप्ट हो गया तो सीट एक्सेप्ट होने के बाद आपको फी पेमेंट का एक लिंक ओपन हो जाएगा, लगभग 24 से 48 घंटे जो भी समय दिया जाता है उस बीच आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना होता है। जैसे ही पेमेंट करोगे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स में आपका एडमिशन जो है डन हो जाता है। तो आपकी ओर से इतना ही काम था, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे ऑनलाइन, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हो सकते जैसे टीसी आपने आपसे मांगा गया, मान लो ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन आपने करवाया काउंसलिंग करवाया तो उसमें टीसी मांगा गया, टीसी सीसी और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मान लो आपके पास नहीं है तो आप वहां पर क्या कर सकते हो कि अंडरटेकिंग भर सकते हो, वो सब आपने भर दिया मान लो, ठीक है। तो अब जब क्या होगा कि भाई आपने वहां पर अंडरटेकिंग लगवा दिया था तो उससे काम थोड़ी चलेगा, ठीक है। तो अंडरटेकिंग लगा के आपने एडमिशन ले लिया, फी पेमेंट कर दिया, लेकिन ऑफलाइन वेरिफिकेशन के आपको बुलाया जाएगा, वहां वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है, ट्रांसफर जरूरी होता है वो तो आपको देना ही पड़ता है, तो वो सब आपको मार्कशीट वो सब आपको देना पड़ेगा ओरिजिनल वाला, ठीक। तो वो सब यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा सब, ये अगर ये पूरा वेरिफिकेशन त्रुटि नहीं है तो आप बहुत आराम से आकर आप अब फिर उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो बस आप क्लास करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात रही कि भाई एक चीज यहाँ पर कट ऑफ की, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में एक और मैं चीज बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ जो होता है वो मल्टीपल राउंड्स में आता है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि भाई 480 से लेकर के 380 से लेकर 401, तो वो फर्स्ट राउंड था। तो फर्स्ट राउंड के बाद क्या होगा, जैसे 380 तक एडमिशन हो गया, फिर सेकेंड राउंड का कट ऑफ आ गया, तो 380 से नीचे जिनका नंबर होगा उनको चांस मिलेगा, फिर तीसरे राउंड का आएगा, चौथे राउंड का आएगा, तो ऐसे कुछ नंबर घटता रहता है हर लिस्ट में, तो अलग अलग लोगों का एडमिशन होता रहता है बीच में, मतलब हर कट ऑफ क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। मतलब एक लिस्ट आया, पहला कट ऑफ आया, फिर दूसरा कट ऑफ आया, तीसरा चौथा पांचवा, तो ये कैसे करके और लास्ट में मॉपअप राउंड का नाम भी होता है भाई, मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड मतलब आपके कम नंबर भी आ रहे हैं ना, तो मॉपअप राउंड का अगर आप वेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन जाता है कि भाई आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको इसमें क्या है कि भाई पैशन भी आपको रखना होगा। मान लो फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो भाई थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है भाई पहले राउंड में नहीं हुआ तो भाई थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ता है, क्योंकि लास्ट तक देखोगे कि कई बार 8 राउंड रिलीज होते हैं, दोनों राउंड के होते हैं, फिर लास्ट पर मॉपअप राउंड भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके कम नंबर पे भी चांस बन जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा रखना ही पड़ता है, ठीक है। और जिनके अच्छे नंबर है उनको तो फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में ही मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो ये सब क्लियरिटी मिल गया होगा कि कैसे आपका एडमिशन होने जा रहा है इस बार, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम आंसर की
रिजल्ट आएगा, एनटीए का काम खत्म, फिर आप काउंसलिंग करवाओगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। अब यहीं पर आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, कैसे आपको काउंसलिंग करवाना है वो सब तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। पिछले साल भी पूरा अपडेट हमने दिया था, इस साल भी आपको देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सब कट ऑफ कैसे आएगा वो सब आपको और भी डिटेल में बताया जाएगा जब ये चीजें आने लगेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये ओवरऑल हमने सारा आपको बता दिया है। तो कट ऑफ को लेकर चिंता मत करो, किसका कितना कट ऑफ जाएगा वो सब पर भी वीडियो आएगा धीरे धीरे। अभी तो आप एग्जाम पे फोकस करो, साथ ही साथ अभी ये वीडियो आप अभी जिनका एग्जाम हो गया वही देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जिनका एग्जाम अभी आने वाला है वो तो भाई एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है, बाद में देख लेना। तो ये सारी चीजें हैं। और बाद बाकी मैं एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ, जिनके एग्जाम सब हो चुके हैं, आप वीडियो लास्ट तक देखें तो, क्योंकि हमारा कोर्स भी आपको पता है, ठीक है, कोर्स तो ये हमारा जो श्योर सिलेक्शन प्लस बैच है वो हो चुका है, ठीक है। उसमें आप अपने जो भाई बहन है आपके, ठीक है, भाई बहन कजिन या फिर आपके कोई दोस्त है जो अभी इस साल सीयूटी का एग्जाम देने जा रहा है, तो उनको बता सकते हो हमारे कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो इस साल भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारे एप्लीकेशन का नाम है, CUET कॉन्सेप्ट। तो इस पे आप जुड़ करके जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको समझ आएगा। कुछ भी अगर छूट गया हमसे, हो सकता है कि भाई मैंने बता रखा, इतनी सारी चीजें मैं बता रहा, तो हो सकता है कुछ चीजें ना बता पाया, छूट गया होगा। तो आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।